हेलो नमस्कार दोस्तों। ख़ास तौर पर आज हम इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विद्यार्थियों के लिए और विशेष रूप से रीट के विद्यार्थियों के लिए। आने वाले महीने में जैसा कि आपको पता है संभावित तिथि है रीट परीक्षा की। लगभग 1-1.25 महीना आप लोगों के पास में है और मनोविज्ञान या सीडीपी वाला जो आपका पार्ट है इससे संबंधित कुछ खास महत्वपूर्ण बातें जहां से अक्सर परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं उनको लेकर के ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। एक ही क्लास में आप लोगों को संपूर्ण शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। अगर आप इस क्लास को बहुत ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं तो आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम इन कुछ ही मिनटों घंटों में रिवाइज होने वाला है और कम्प्लीटली आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम जो है आपको ये क्लास देने वाली है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो मनोविज्ञान को या बाल विकास को या शिक्षा शास्त्र को पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर बार उनका ध्येय रहता है कि वो कम समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम को बार बार रिवाइज करें। उसी को ध्यान में रखते हुए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ में मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा 100 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है उनके साथ में हम बातचीत करेंगे और एक एक को हम समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन का मीनिंग क्या है और वो किस तरह से आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी है। शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले पेज पर आपको दिख रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु विशेषकर रीट हेतु अति महत्वपूर्ण एवं सार संग्रह बाल विकास और मनोविज्ञान से संबंधित। खास बात यह है कि अभी मेरे साथ में ऑफलाइन क्लासेस में विद्यार्थी भी उपस्थित हैं और वो भी इन सभी चीज़ों को ध्यान से सुन और देख रहे हैं। ज़रूरत के अनुसार मैं उनसे भी बातचीत करता रहूँगा। आप ध्यान रखें, फील करें इस बात को कि आप भी मेरे सामने बैठे हैं और उसी प्रकार से सीख रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले फैक्ट से। हमारा पहला जो फैक्ट है दोस्तों ये है, सबसे पहले सुकरात ने ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में कहा था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मित्रों, जिस मनोविज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं उस मनोविज्ञान में सुकरात का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सुकरात के विचारों से पहले मनुष्य केवल प्रकृति और जो ईश्वर है उसके बारे में सोचता था, जिससे केवल प्राकृतिक विज्ञानों का जन्म हुआ। आज इस संसार में मानविकी के विषय जो हम लोग पढ़ते हैं ये सारे के सारे मानविकी के विषय जो आए उसमें पहला योगदान है सुकरात का, जिसने ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में कहा था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, जब तक स्वयं को व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, तब तक वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी क्षमताओं को समझना ज़रूरी है। हर व्यक्ति में एक क्षमता पाई जाती है, हर व्यक्ति में एक योग्यता पाई जाती है, हर व्यक्ति में एक विशेषता पाई जाती है, जिसकी वजह से वो संसार के लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित करता है और कई ऐसे काम कर बैठता है जिन कामों से दुनिया उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करती है और फायदा भी लेती है। ये सब तब संभव हो सकता है जब व्यक्ति खुद को समझे। तो सुकरात का कहना था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, स्वयं को समझना चाहिए। इसी विचारधारा से सबसे पहले मनोविज्ञान की विचारधारा की शुरुआत हुई। हालांकि मनोविज्ञान की विचारधारा को आगे बढ़ाने में अन्य व्यक्तियों का योगदान है, लेकिन सुकरात अगर ये बात नहीं कहते तो प्लेटो इससे आगे की बात नहीं करते, और प्लेटो आगे की बात नहीं करते तो आत्मा शब्द नहीं आता, और नहीं आता तो शायद अरस्तु जो है आत्मा का अध्ययन शुरू नहीं करते, जो कि आगे चलकर मनोविज्ञान बना। इसका मतलब ये हुआ कि जड़ें इसकी कहाँ से शुरू होती है, सुकरात के कार्यों से शुरू होती है। दूसरा है दोस्तों, प्लेटो ने आत्मा और मन की अवधारणा दी। प्लेटो जो थे ये सुकरात के शिष्य थे और इन्होंने सबसे पहले आत्मा और मन की अवधारणा दी। इनके द्वारा जो आत्मा की अवधारणा दी गई उसमें इन्होंने कहा था कि हमारी नाभि से निकलने वाली जो तृष्णा होती है, नाभि से निकलने वाली जो तृष्णा होती है वो, इसके बाद में हमारे हृदय से निकलने वाले भाव होते हैं वो,
और मस्तिष्क से निकलने वाले जो विचार होते हैं वो ये तीनों मिलकर के, कौन, नाभि से निकलने वाली तृष्णा, हमारे हृदय से निकलने वाले भाव और मस्तिष्क के विचार मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, आत्मा का निर्माण करते हैं। ये मिलकर के आत्मा बनती है और आत्मा जो है इसके लिए इन्होंने कहा था ये आत्मा होती है और इसी के लिए इन्होंने कहा था आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। इस तरह का विचार इन्होंने दिया था और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने में अरस्तु ने योगदान दिया। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली रीट के विद्यार्थियों को बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में इनके आता रहा है, द रिपब्लिक जो है इसके लेखक कौन है। तो रिपब्लिक के लेखक कौन है, प्लेटो हैं और प्लेटो के द्वारा युवा अवस्था में लिखी गई ये पुस्तक जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें प्लेटो के द्वारा लिखी गई, लेकिन सबसे चर्चित होने के कारण ये नाम आपको स्मरण रखना चाहिए। अगला हमारा जो विचार है वो है अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र में शुरू किया था। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, प्लेटो थे, इन्होंने किसकी अवधारणा दी थी, आत्मा की अवधारणा दी थी। और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, जिन्होंने क्या किया था, आत्मा का अध्ययन शुरू किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डी एनिमा। ये डी एनिमा पुस्तक जो थी दर्शन शास्त्र की थी। इसी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने किसकी शुरुआत की, आत्मा के अध्ययन की। और कब की बात है ये, ईस्वी पूर्व चौथी सदी में, ईस्वी पूर्व चौथी सदी में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इनके द्वारा ये जो शुरुआत की गई आत्मा के अध्ययन की दर्शन शास्त्र में, उसी से आगे चलकर मनोविज्ञान बना या आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म उससे हुआ, इसलिए अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और खास बात यह है कि दर्शन शास्त्र के साथ में इन्होंने इसकी शुरुआत की, क्योंकि डी एनिमा दर्शन शास्त्र की पुस्तक थी। इसलिए कई बार प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किसकी शाखा के रूप में शुरू हुआ, तो ध्यान रहे दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में शुरू हुआ। अगला हमारा जो तथ्य है वो है मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का पहली बार उपयोग रुडोल्फ गोएक्ले ने 1590 ईस्वी में किया था। दोस्तों आज हम जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, उस साइकोलॉजी का वर्तमान समय में यदि हम अभिप्राय देखें तो व्यवहार का अध्ययन है। लेकिन इसके लिए पहली बार जब साइकोलॉजी अंग्रेजी में शब्द काम में लिया गया, उसका मीनिंग व्यवहार का अध्ययन नहीं था, क्योंकि साइकोलॉजी जो शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द में साइकी का मतलब आत्मा होता है और लोगस का मतलब अध्ययन होता है। उसके आधार पर आत्मा का अध्ययन के रूप में जो विषय वस्तु शुरू की गई थी, उस आत्मा के अध्ययन के रूप में शुरू की गई विषय वस्तु के द्वारा ही आगे चल कर के हमें एक मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में या वर्तमान विषय वस्तु के रूप में एक समझ को विकसित करना पड़ा। लेकिन शुरुआत में इसका जो अभिप्राय क्या था, आत्मा का अध्ययन के रूप में था। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए साइकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था किसने, रुडोल्फ गोएक्ले ने। रुडोल्फ गोएक्ले ने 1590 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, साइकोलॉजिया। और ये जो पुस्तक थी ये भी दर्शन शास्त्र की थी, ध्यान रहे ये भी दर्शन शास्त्री थे। लेकिन इन्होंने साइकोलॉजिया पुस्तक में जो आत्मा का अध्ययन विषय वस्तु थी उसके लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कई बार प्रश्न आता है साइकोलॉजी शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो दोस्तों साइकोलॉजी शब्द मूलतः ग्रीक भाषा का है। ग्रीक यूनान की भाषा को कहते हैं, इसलिए इसको यूनानी भाषा भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। आने वाले इस फैक्ट में हम बात कर रहे हैं मन मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की अवधारणा पोम्पोनोजी ने 17वीं सदी में दी थी। यहाँ पर ये विचार है दोस्तों, मन या मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में जो अवधारणा दी गई है किसके द्वारा दी गई थी, पोम्पोनोजी के द्वारा। कौन सी सदी में, 17वीं सदी में दी गई थी। पोम्पोनोजी इटली के दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे भाई, इटली के दार्शनिक थे। और इस इटली के दार्शनिक ने सबसे पहले ये विचार दिया था। लेकिन ध्यान रहे सबसे पहले मन का विचार देने का श्रेय किसको जाता है, प्लेटो को। अभी पिछले एक फैक्ट में हमने देखा था कि मन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, प्लेटो ने किया था। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि मन का विज्ञान होना चाहिए इस विषय वस्तु को, यानी आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को क्या होना चाहिए, मन का विज्ञान। ये विचार सबसे पहले कांट ने दिया था, लेकिन कांट जो थे इसको पारिभाषित नहीं कर पाए, इसलिए ठीक प्रकार से पारिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है, पोम्पोनोजी को जाता है। नेक्स्ट है
मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान अर्थ देने में विलियम वुंट और विलियम जेम्स का योगदान है। विलियम वुंट और विलियम जेम्स का योगदान है। दरअसल आपको पता है दोस्तों, विलियम वुंट जो थे, इन्होंने लिप्जिंग नामक स्थान पर क्या की थी, लिप्जिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की पहली सफल प्रयोगशाला बनाई थी। पहली सफल प्रयोगशाला बनाई थी इन्होंने। किसके लिए प्रयोगशाला थी ये? मनोविज्ञान के लिए। किसने बनाई थी? विलियम वुंट ने। और ये लिप्जिंग जो है वो कहाँ पर है? जर्मनी में है। 1879 ईस्वी की बात है इस प्रयोगशाला की। दोस्तों इन्होंने यहीं पर क्या किया था? इन्होंने यहीं पर संरचनावाद की विचारधारा दी थी। संरचनावाद की विचारधारा दी थी। और इस संरचनावाद की विचारधारा में इन्होंने कहा था कि हमारे मस्तिष्क में छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिनसे मिलकर के जटिल और संगठित संरचना बनती है। उसी समय इन्होंने एक शब्द का उपयोग किया था, चेतना का। तो इस तरह से इन्होंने चेतना शब्द दिया, चेतना की विचारधारा दी। इसके बाद में एक विद्वान थे विलियम जेम्स, दूसरा नाम इसमें लिखा हुआ। ये विलियम जेम्स अमेरिकी विद्वान थे। और अमेरिकी विद्वान जो थे, इन्होंने 1890 ईस्वी के अंदर जो है प्रकार्यवाद संप्रदाय का आगाज किया था। उसमें इन्होंने चेतना के क्रियात्मक रूप को महत्व दिया। तो यहाँ पर इन्होंने चेतना शब्द दिया, इन्होंने चेतना के क्रियात्मक रूप को महत्व दिया। इसके आधार पर इन दोनों लोगों का योगदान माना जाता है चेतना का विज्ञान के रूप में अभिप्राय आने का। किसका? मनोविज्ञान का। जैसा कि आपको विदित है, मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना गया, फिर उसके बाद में मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जाना गया, और फिर उसके बाद में चेतना के विज्ञान के रूप में जाना गया। तो चेतना के विज्ञान के रूप में जो अभिप्राय आया उसमें किसका योगदान है? विलियम वुंट और विलियम जेम्स का। 1890 से 1905 के बीच के समय को मनोविज्ञान का कौन सा काल कहते हैं? अर्थ का बंजर काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऐसी क्या वजह हुई? दोस्तों 1890 से 1905 के बीच में इसको चेतना का विज्ञान अर्थ दिया गया था। चेतना का विज्ञान अर्थ दिया गया था, लेकिन इस अर्थ को सब लोग नहीं मानते थे। कुछ कुछ लोग मानते थे, कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवादित स्थितियां थी। इसलिए जब सब लोग नहीं मान रहे हैं तो बीच बीच में मानने वाले और नहीं मानने वाले होते हैं। उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से एक कोई फील्ड होता है, कोई खेत होता है। कई खेत आपने इससे देखे होंगे जिनमें फसल उगाता है किसान, तो इधर थोड़ी दूरी के अंदर फसल उग जाती है, फिर थोड़ा खाली बंजर हो जाता है, फिर यहाँ पे फसल उग जाती है, फिर यहाँ उग जाती है। और बहुत सारी ज़मीन इसमें ऐसी होती है जिसमें फसल पैदा ही नहीं होती है। तो ये जो बीच बीच में फसल हो जाती है और जहाँ जहाँ नहीं होती है उसको बंजर भूमि कहते हैं। उसी प्रकार से इस अभिप्राय को भी कुछ लोग मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे। इस कारण से इस काल को क्या कहा गया? इसको, इस अभिप्राय का बंजर काल कहा गया। कब से कब तक? 1890 से 1905 तक। अगला देखिए, मनोविज्ञान का प्रथम बल मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। मनोविज्ञान का प्रथम बल किसको कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय को कहते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय किसका दिया हुआ है? फ्राइड का दिया हुआ है। 1900 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने इस संप्रदाय की विचारधारा को दिया था। ठीक है, जिसके द्वारा मन की संरचना, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, व्यक्तित्व संगठन और व्यक्तित्व मापन की विचारधारा दी गई है। जैसे हम फ्राइड के अनुसार पढ़ते हैं कि हमारे मन की जो संरचना है उसमें 3 अवस्थाएं इसकी होती है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये विचारधारा इन्होंने दी थी। इसको समझाने के लिए संरचना का जो है, मन की संरचना का एक सिद्धांत इन्होंने दिया था। उस सिद्धांत को स्थलाकृतिक सिद्धांत कहते हैं। और एक बर्फ के टुकड़े को पानी में डालकर के प्रयोग करते हुए इन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया था। ऐसे ही मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का इन्होंने उल्लेख किया, लिबिडो शक्ति का उसमें उल्लेख किया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो होता है उसमें 2 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है, इरोज और थनेटोस। इरोज प्रवृत्तियों के आधार पर जो लिबिडो शक्ति है उसको मानते हुए निर्माणात्मक प्रवृत्ति मानकर इन्होंने 5 विकास की अवस्थाएं बताई। मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, इसी प्रकार लैंगिक अवस्था, सुषुप्ता अवस्था और जननांगी अवस्था। अंग्रेजी भाषा में इनके नाम विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बार यहाँ से प्रश्न आता है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, इसके अलावा लेटेंस स्टेज और जेनिटल स्टेज।
तो ये सारी की सारी जो स्टेज होती है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अवस्थाएं कितनी है? 5, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। व्यक्तित्व संगठन को लेकर के इन्होंने इदम, अहम और परम अहम का सिद्धांत दिया है। 3 घटकों के आधार पर व्यक्तित्व निर्माण की बात इन्होंने करी है, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। एक तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन का विचार है इनका, जो किसके लिए है? मन की संरचना के लिए। व्यक्तित्व संगठन के लिए इन्होंने जो है इदम, अहम और परम अहम का विचार दिया है, ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक दोस्तों व्यक्तित्व मापन में भी इन्होंने जो है विचार दिए, जिसमें इन्होंने जो है स्वप्न विश्लेषण विधि दी है, इन्होंने जो है स्वतंत्र शास्त्रीय व्यवहार विधि दी है। इसके अलावा जो है हिप्नोटाइज करके यानी सम्मोहन के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है, वो विधियां दी है। तो काफ़ी बड़ा योगदान है इनका मनोविज्ञान में, इसीलिए इनके संप्रदाय को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान का प्रथम बल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, मनोविज्ञान में विलियम जेम्स के संप्रदाय ने बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिक विभिन्नता, बुद्धि अधिगम जैसे खास विषय प्रस्तुत किए। दोस्तों मनोविज्ञान में जो प्रमुख संप्रदाय हैं, चाहे वो संरचनावाद हो, चाहे वो प्रकार्यवाद हो, चाहे मनोविश्लेषणवाद हो, चाहे मानवतावाद हो, व्यवहारवाद हो, प्रेरकीय संप्रदाय हो, साचर्यवाद हो, सभी ने अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ विषय वस्तु दी है, और वो जो विषय वस्तु इन संप्रदायों के द्वारा दी गई है, उसी से हमारा मनोविज्ञान बनता है। तो हमारे मनोविज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु में इनका बड़ा योगदान है। तो इसी योगदान के अंदर जो विलियम जेम्स का संप्रदाय है, प्रकार्यवादी संप्रदाय, कौन सा? प्रकार्यवादी संप्रदाय। इस प्रकार्यवादी संप्रदाय के द्वारा जो कार्य किए गए, उनसे ही आज हमारे मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान को हम पढ़ते हैं, वो विषय वस्तु आई है। व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ते हैं, बुद्धि को पढ़ते हैं। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कुछ नाम इस संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों के, जिससे आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा कि वास्तव में इन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया। जैसे इस संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग थे, उनके अंदर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित एक खुद विलियम जेम्स, और शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे जॉन डीवी। जॉन डीवी ने जो है करके सीखो का सिद्धांत दिया, जो सीखने का सिद्धांत है, जिसका संबंध अधिगम से है। इसी तरह से वुडवर्थ का नाम आपने सुना होगा, वुडवर्थ है। इसी तरह से थॉर्नडाइक है और केटल है। ये तीनों लोग भी इस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और ये तीनों कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इसलिए इस संप्रदाय को कोलंबियाई संप्रदाय भी कहते हैं। अब आपको पता अधिगम में थॉर्नडाइक ने कितना बड़ा काम किया। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने बुद्धि पर भी काम किया है, बुद्धि के प्रकार इन्होंने बताए। बुद्धि के अंदर इन्होंने बहुखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत भी दिया। आरबी केटल ने बुद्धि में काम किया है। इसका मतलब इनके द्वारा किए गए कार्यों से ही ये विषय वस्तु मनोविज्ञान की विषय वस्तु में आई है। और बहुत सारे और भी लोग हैं जिन लोगों ने इस संप्रदाय के साथ काम करते हुए मनोविज्ञान में इस प्रकार की विषय वस्तु को देने में योगदान दिया। इसलिए ध्यान रहे आपको, ये संप्रदाय बहुत सारी विषय वस्तु देने वाला संप्रदाय है। और ये भी ध्यान रखें, ये संप्रदाय मनोविज्ञान के सबसे समीप जीव विज्ञान को मानता है, और ये कहने का श्रेय जाता है किसको? विलियम जेम्स को। अगला है दोस्तों 10वां हमारा फैक्ट आज का, मनोविज्ञान की व्यवहारवादी अवधारणा वॉटसन ने 1913 ईस्वी में दी। दोस्तों जब दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध होने के कगार पे था, तब जेबी वॉटसन जो एक मनोवैज्ञानिक थे और युवा मनोवैज्ञानिक थे, 35 साल की उम्र में इन्होंने जो करके दिखाया वो उससे पहले उसके बाद में किसी ने नहीं किया। इसीलिए इनको 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। यही वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1913 में मनोवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया और एक सभा जो है इनकी बनाई, और उस सभा के माध्यम से बहुत सारे विचार जो है लोगों तक प्रेषित किए। इनके द्वारा दिए गए विचारों में, इनके द्वारा किए गए कार्यों में सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने विशेष रूप से मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करते हुए एक विचार दिया था कि जो विषय वस्तु मनोविज्ञान की वर्तमान में है, इसको व्यवहार के सकारात्मक अध्ययन के रूप में जाना जा सकता है। यानी इन्होंने व्यवहार के सकारात्मक अध्ययन के रूप में विचार दिया था, व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन। उससे पहले जैसा कि आपको विदित है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतना का विज्ञान नाम दिया जा रहा था, लेकिन उसको ज़्यादातर लोग मानने को तैयार नहीं थे। एक आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1900 ईस्वी में फ्राइड के द्वारा दिए गए विचार के अनुसार चेतना के 3 रूप बता देने से संशय पैदा हुआ था, और एक जो थे विलियम मैकडूगल 1905 में उन्होंने ये कह दिया था कि चेतना बुरा शब्द है। उसकी वजह से वो अभिप्राय बिल्कुल समाप्त हो गया था, और 1905 से लेकर के 1913 के बीच में कोई अभिप्राय ऐसा था ही नहीं जिसको लोग मान रहे थे, संशय था। उस समय इस व्यक्ति ने व्यवहार के सकारात्मक अध्ययन के रूप में
इसको एक नया अर्थ दिया। फिर लोगों ने धीरे धीरे मानना शुरू किया। विशेष रूप से स्किनर के प्रयासों से, हल के प्रयासों से और एडविन गुथ्री के प्रयासों से 1930 आते आते इस संप्रदाय के द्वारा दिए गए विचारों को पूरी दुनिया ने मानना शुरू किया। और तब से लेकर आज तक हम मनोविज्ञान का अभिप्राय किस रूप में लगाते हैं? व्यवहार के अध्ययन के रूप में लगाते हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, यही वो व्यक्ति था जिसने कहा था मुझे एक दर्जन बालक दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, शिक्षक बना सकता हूँ, डाकू बना सकता हूँ। इट मीन्स इन्होंने वातावरण के प्रभाव की महत्ता को बताने का प्रयास किया था। तो ध्यान रहे, जे.बी. वाटसन के द्वारा किए गए कार्य मनोविज्ञान में अद्वितीय हैं और वर्तमान अभिप्राय इनकी देन है। मानवतावादी संप्रदाय अब्राहम मैस्लो ने दिया। मानवतावादी संप्रदाय जो है ये अब्राहम मैस्लो ने दिया। दोस्तों ध्यान रहे, मानवतावादी जो संप्रदाय है इसको मनोविज्ञान का तृतीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय बल कहते हैं। और एक बात और आप साथ में ध्यान रखें, अभी हमने जो पीछे वाला जो संप्रदाय था जिसके बारे में बात की थी, कौन सा वाला? व्यवहारवादी, ये द्वितीय बल कहलाता है। इसको मनोविज्ञान का कौन सा बल कहते हैं? द्वितीय बल कहते हैं। और ये जो है मनोविज्ञान का कौन सा बल है? तृतीय बल है। मानवतावादी संप्रदाय अब्राहम मैस्लो ने दिया। अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी संप्रदाय में मनुष्य के लिए आत्मसिद्धि प्राप्ति को खास माना। आत्मसिद्धि का मतलब होता पूर्ण संतोष या संतुष्टि। इसके लिए इन्होंने कहा कि मनुष्य आत्मसिद्धि जो प्राप्त करता है ना, उसके लिए ये क्या करता है? कुछ खास प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। इसके लिए इन्होंने एक पिरामिड नुमा आकृति के अंदर जो है कुछ आवश्यकताओं का उल्लेख किया। और इस तरह से इन्होंने पिरामिड के रूप में इसलिए बताया कि जो सबसे नीचे की आवश्यकता है वो सबसे खास आवश्यकता है और सबसे ऊपर की है वो धीरे धीरे उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया उसके अंदर पहले नंबर पर इन्होंने जो बताया वो थी कि एक व्यक्ति को दैहिक आवश्यकता होती है। कौन सी होती है? दैहिक आवश्यकता होती है। उसके बाद में सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसके बाद में स्नेह की आवश्यकता होती है और उसके बाद में सम्मान की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं में से इन दो को इन्होंने प्राथमिक आवश्यकताओं के रूप में बताया और इनको द्वितीयक आवश्यकताओं के रूप में बताया। इस प्रकार से इन्होंने इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ में किसकी प्राप्ति की बात करी? आत्मसिद्धि की। तो ध्यान रहे, अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया जो अभिप्रेरणा में बहुत खास सिद्धांत है। और ये कहते हैं कि एक व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए कहाँ तक पहुँचता है? आत्मसिद्धि तक पहुँचता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा विचार है वो है अधिगम अनुभव का परिणाम होता है। कोई भी व्यक्ति अधिगम जो प्राप्त करता है वो किसका परिणाम है? अनुभव का। जैसे कि हमने पढ़ा है सार्टेन के विचारों में, आपने पढ़ा होगा, सार्टेन नामक विद्वान ने कहा था प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये विचार उन्होंने दिया था। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा अधिगम किसका परिणाम है? अनुभव का परिणाम है। परिपक्वता और बीमारी से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं होता। यानी कि अनुभव के आधार पर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो तो अधिगम है, लेकिन बीमारी के कारण किसी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए या परिपक्वता के कारण किसी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए तो वो क्या नहीं होता? अधिगम नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बालक है, उसके बारे में कोई कहता है कि 1 वर्ष का बालक 2 पैरों पर चलने लग गया, ये अधिगम है या नहीं है? तो अधिगम नहीं है। ये उसकी परिपक्वता के कारण कोई भी बालक 1 वर्ष का होगा तो 2 पैरों पर चलेगा, वो अधिगम की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जैसे आपको कहा जाए कि एक व्यक्ति जो है 15 दिन से बीमार होने के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। उसका स्वभाव क्या हो गया? चिड़चिड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चिड़चिड़ा स्वभाव स्थायी रूप से रहेगा उसमें, वो स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। इसका मतलब वो भी क्या नहीं हो सकता? अधिगम नहीं हो सकता। बाकी इसके अलावा हम किताब पढ़ते हैं, बालक किताब पढ़ने लग गया, प्रश्नों के उत्तर जानने लग गया, खेलना सीख गया, कूदना सीख गया, वो सब किस में आने वाला है? अधिगम की श्रेणी में आने वाला है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? अधिगम होता है। दोस्तों ये विचार है किसके? गेट्स के। ये परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछी जाने वाली परिभाषा है, ध्यान रखना आपको। यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन प्राप्त करता है वो 2 ही तरह से प्राप्त करता है। या तो वो दैनिक जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार के अनुभव लेता है, या फिर वो क्या करता है? विशेष प्रकार की कोई ट्रेनिंग प्राप्त करता है, कोई प्रशिक्षण प्राप्त करता है। एक व्यक्ति विशेष प्रकार की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेकर के अपने व्यवहार को बदलता है। जैसे आप सब लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको आज की तारीख में मान लीजिए खाना बनाना आता है, खेलना आता है, कूदना आता है। ये क्या है? आपका अनुभव है जो आपने सामान्य वातावरण से लिया।
आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, ये भी क्या आपका अनुभव है जो विद्यालय में जाकर लिया। लेकिन आप शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग लेकर के आए हो, आपने BSTC किया, DLED किया, B.Ed किया, ये क्या है? ये शिक्षक बनने के लिए आप में एक नए व्यवहार को पैदा करने का एक तरीका है। इसका मतलब आप शिक्षक बनने के लिए जो अधिगम रखते हैं, जो व्यवहार रखते हैं, वो दो तरह से आया, आपके अनुभव से और दूसरा प्रशिक्षण से। इसके बाद में नेक्स्ट है, पावलोव का मानना है कि अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा होने वाला आदत निर्माणी अधिगम है। पावलोव का क्या मानना है? पावलोव का ये मानना है कि जब किसी दो तरह के उद्दीपक होते हैं, एक होता स्वाभाविक उद्दीपक और एक होता अस्वाभाविक उद्दीपक। ये आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, ये दो तरह के उद्दीपक होते हैं, ठीक है ना। और जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है उसको हम बोलते हैं UCS और अस्वाभाविक को बोलते हैं CS। UCS का मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस और CS का मतलब होता है कंडीशनड स्टिमुलस। तो पावलोव कहते हैं कि यदि कोई प्राणी इस अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में क्या हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है, और अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित होकर कोई व्यवहार करने लग जाता है, तो धीरे धीरे वो व्यवहार उसकी किस में आ जाता है, आदत में आ जाता है। और उसकी जो आदत होती है ना, ये आदत का निर्माण उसमें जो होता है वो किसको जन्म देता है, अधिगम को। क्योंकि एक विद्वान हुए हैं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, उन्होंने कहा है कि आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है और ये सामान्य स्वभाव से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी कि किसी काम को हम उस समय करें जब आदत में नहीं हो, उस काम को करने में यदि हमें 10 मिनट लगे तो आदत में होने के बाद में 1 मिनट में कर सकते हैं। इसका मतलब उस काम का में क्या हो गया, अधिगम हो गया। तो अधिगम जो होता है पावलोव के अनुसार किससे होता है, अनुकूलित अनुक्रिया के कारण आदत के निर्माण से होता है। यानी हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने की आदत जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी अधिगम की मात्रा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम कौन सी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है तथा प्रतिदिन होने वाले अनुभव का परिणाम होती है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है और प्रतिदिन हम लोग जो अनुभव लेते हैं उसके परिणाम के रूप में होती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सार्वभौमिक क्या होता है ये हमें ध्यान में रहे। सार्वभौमिक का मतलब होता है अधिगम कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक बोलते हैं। दैनिक जीवन के अंदर ये जरूरी नहीं है कि हम किसी सिखाने वाले के पास जाकर के सीखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम घर दिन भर रहे, सोते रहे एकदम तो हमने कुछ नहीं सीखा हो। दिन भर आदमी सोता रहता है ना, वो भी कुछ ना कुछ सीखता है। कल्पना करिए कि आप दिन भर सो रहे हैं, शाम को जब उठे तब आपको पता चला कि आज छोटा सा काम करना था, वो डिले हो गया, आज नहीं कर पाए, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आज के बाद में सोना नहीं है और काम को समय पर करना है। वो भी तो अपने आप में सीखना है। यानी कुछ भी नहीं करोगे तो भी कोई ना कोई अनुभव तो आपको होना ही होना है, उससे आप सीखते हैं, वो अपने आप में क्या होता है, अधिगम होता है। इसके बाद में देखिए, अधिगम कार्य और उत्पादन है। दोस्तों पहले हमें सीखने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में किताब पढ़ते हैं, मतलब वो आप काम कर रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं तो उस किताब को पढ़ना आपको आ जाता है, उसके प्रश्नों के उत्तर आपको याद हो जाते हैं, या वो किताब आपको स्मरण हो जाती है। इसका मतलब वो स्मरण हो जाना आपका क्या है, उत्पादन है। तो अधिगम जब हुआ, कब, जब पहले आपने काम किया, उसके बाद में उसका उत्पादन के रूप में एक परिणाम आपको नजर आया। ये विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। आप सीखना चाहते हो तो विवेक काम में लेना पड़ेगा, बुद्धि काम में लेनी पड़ेगी। बिना बुद्धि के कोई व्यक्ति सीख नहीं सकता। आपने कहावत सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी बीन बजाएंगे भैंस के आगे तो समझ ही नहीं पाएगी उसको, तो उसमें व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति में जब तक विवेक नहीं है चीज को समझने का, तब तक उसके व्यवहार में चेंजेस नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। तथा वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया। वुडवर्थ ने यह भी कहा है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी जितना आप सीखोगे, जितना आप में अधिगम होगा, उतना ही क्या होगा, आपका विकास होगा। जिंदगी में आपके विकास के लिए सीखना जरूरी है। वो व्यक्ति आगे बढ़ता जो सीखता। कल्पना करिए, आप एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आप सीखेंगे अभी, तभी तो आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा को पास कर पाएंगे, और जब परीक्षा को पास करेंगे तभी आपका विकास होगा। वरना ट्रेनिंग करके तो लाखों लोग बैठे हुए हैं। वो लोग सफल होंगे जो सीखेंगे, और जब सीखेंगे, सफल होंगे, तो उनकी जिंदगी में उनका डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, आपको खुद को ये बात महसूस होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ
कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वुडवर्थ ने बिल्कुल सही कहा है कि हम जिंदगी के अंदर जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ही हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है। इसलिए सीखना किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया है। दोस्तों नेक्स्ट है, सीखने के दौरान विभिन्न अवस्थाएं बनती है लेकिन सार्वभौमिक नहीं होती है। देखो एक बालक सीखता है तो सीखने के दौरान 3 अवस्थाएं उसमें बन सकती है। एक तो प्रारंभिक अवस्था उसके अंदर बन सकती है, एक उसके अंदर जो है मध्य अवस्था बन सकती है, और एक उसके अंदर जो है अंतिम अवस्था बन सकती है। अब ये किस रूप में हम कह सकते हैं इनको? इस रूप में हम कह सकते हैं कि जब बालक पढ़ना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, तो वो अत्यधिक ऊर्जावान होता है, विशेष उत्साह उसमें होता हो तो मैक्सिमम सीखता है। लेकिन जब धीरे धीरे सीखते सीखते उसका उत्साह कम होने लगता है तो उसका सीखना मंद हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे सीखना उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब वही व्यक्ति सीखते सीखते एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उसको एकदम थकान हो जाती है, सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सीखने की चरम सीमा आ जाती है, यूँ समझ लीजिए, तो वो सीखना बिल्कुल क्या कर देता है? बंद कर देता है। इस आधार पर सीखने की कितनी अवस्थाएं बनती है? 3 अवस्थाएं बनती है। लेकिन ये सार्वभौमिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब पर लागू नहीं होती है। जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता, बड़ा हो जाता है, तो उसके ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होती। जैसे अभी आप बड़े हो गए तो आप लोगों के ऊपर ये लागू नहीं होती, क्योंकि आपको पता पहले घंटे में जितना पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण उतना ही आखिरी घंटे में पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्या नहीं होती है? सार्वभौमिक नहीं होती है। अगला हमारा जो फैक्ट है वो है ये, अधिगम पठार का अर्थ है सीखने के दौरान 2 सीखने की अवस्थाओं के बीच में बाधा रुकावट आना, जो थकान की वजह से आ सकती है, अरुचि की वजह से आ सकती है, बिंदु परिवर्तन से या विषय वस्तु की प्रकृति से आ सकती है। दोस्तों इस तरह से आप समझिए, एक व्यक्ति सीख रहा है, ये उसके सीखने की मात्रा है, सीखने की मात्रा है, और यहाँ पर सीखने में उसको लगने वाला समय है, सीखने का समय है। एक व्यक्ति यहाँ से सीखना शुरू करता है और जब वो सीखना शुरू करता है तो प्रारंभ में उसका ग्राफ ऊपर जाता है, फिर रुक जाता है और फिर वापस ऊपर जाता है। इसका मतलब यहाँ वो सीख रहा था, ये सीखने की पहली अवस्था है, या फिर वो सीख रहा सीखने की दूसरी अवस्था है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये रुकावट पैदा हो गई, ये बाधा पैदा हो गई, इस बाधा या रुकावट को क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। लेकिन ये पठार पैदा क्यों होता है? या तो व्यक्ति सीखता सीखता थक जाए तो ये पठार पैदा होता है, या व्यक्ति में रुचि नहीं है पढ़ने की, अरुचि है, सीखना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता, तो पठार पैदा हो सकता है। अचानक से कोई बिंदु बदल जाता है तब भी ऐसी स्थिति बनती है, और कभी कभी विषय वस्तु की प्रकृति भी बड़ी जटिल होती है, तब भी व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रहे अधिगम का पठार क्या होता है, क्यों होता है और किस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट है, अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सकारात्मक, नकारात्मक, सरल रेखीय और यू आकार के। सकारात्मक को नतोदर्भी कहते हैं और नकारात्मक को उन्नतोदर्भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, अगर हम वक्र बनाते हैं मान लीजिए, तो एक व्यक्ति के ये सीखने की मात्रा और ये सीखने का समय है, यहाँ से पहले वो धीरे धीरे सीखे और अचानक बहुत तेज़ी से सीखने लग जाए, तो यहाँ पर जो है क्या है, इसका ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा, मतलब ये ज़्यादा सीख रहा, तो पॉजिटिविटी है, सकारात्मक वक्र बन जाएगा। इसी तरह से एक व्यक्ति जो सीख रहा है वो पहले यहाँ पर बहुत तेज़ी से सीखता और बाद में उसका सीखना कम हो जाए, तो ये क्या आ गई, उसमें नेगेटिविटी आ गई, नकारात्मकता आ गई, झुक गया उसका वक्र, तो ये नकारात्मक वक्र होगा। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे नंबर पर हमने देखा, तीसरे नंबर पर आप देखिए, अगर एक व्यक्ति सीख रहा है और शुरू से लेकर आखिरी तक उसका ग्राफ एकदम सीधा जा रहा है, सीधी लाइन के रूप में जा रहा है, तो ये कौन सा वक्र होगा? सरल रेखीय वक्र होगा। कौन सा वक्र होगा? सरल रेखीय वक्र होगा। ये अपना जो है अधिगम का कौन सा वक्र कहलाएगा? सरल रेखीय। इसी प्रकार से दोस्तों ये एक व्यक्ति सीख रहा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कम, तो इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। इसको हम यहाँ से यहाँ तक तोड़ेंगे तो यू जैसा नज़र आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो एस जैसा नज़र आ रहा है, इसलिए इसको एस या यू आकार का वक्र हम कहते हैं। तो सीखने के दौरान एक व्यक्ति में जो सीखने की मात्रा होती है उसके आधार पर जो ग्राफ बनाकर देखते हैं तो कितने प्रकार के वक्र बनते हैं? 4 प्रकार के वक्र बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, अधिगम का स्थानांतरण से अभिप्राय क्या है? अधिगम, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं ना तो इसलिए सीखते हैं कि उसे दूसरी जगह पर काम में लेना होता है।
जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, मान लो तो इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको परीक्षा में इसको काम में लेना, तो यहाँ पढ़ करके परीक्षा में आप जिस जानकारी को काम में लेंगे वो आपके अधिगम का क्या होगा, अंतरण होगा। वो एक प्रकार से आपके अधिगम का क्या है, अंतरण है। तो अधिगम अंतरण या स्थानांतरण से अभिप्राय है सीखे हुए व्यवहार को नवीन परिस्थितियों में उपयोग में लाना। सीखे हुए व्यवहार को नवीन परिस्थितियों में उपयोग में लाना, यानी कि अभी हमने सीखा और नई जगह पर उसको काम में लिया। जैसे पहली बार हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो टीचर्स हमें क्या सिखाते हैं भाई, भाषा सिखाते हैं। आपने भी सबसे पहले भाषा ही पढ़ी होगी। भाषा के बाद में फिर हम उस भाषा के योगदान से सामाजिक विज्ञान पढ़ने लगते हैं, उसी के योगदान से हम गणित पढ़ने लगते हैं, उसी के योगदान से हम जो है अन्य विषय पढ़ने लगते हैं। तो ये अन्य विषय जो पढ़ रहे हैं उसमें किसका योगदान, भाषा का योगदान है। तो इसका मतलब भाषा के अधिगम का क्या हो रहा है, अंतरण हो रहा है। ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, क्षैतिज, लंबवत, पार्श्विक, द्विपार्श्विक हो सकता है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार का हो सकता है, 7 प्रकार का हो सकता है। धनात्मक का मतलब पहले हमने सीखा वो बाद में सीखने में मदद करे। ऋणात्मक का मतलब पहले हमने सीखा जो बाद के अंदर हमारे क्या करे, बाधा उत्पन्न करे। शून्य का मतलब वह जो कोई प्रभाव नहीं डाले। क्षैतिज का मतलब वैसा का वैसा अगली परिस्थिति में 100% काम में आ जाए, जैसे गणित का ज्ञान भौतिक विज्ञान में काम आता है। लंबवत का मतलब होता है क्रमशः सीखना, जैसे हम पहले जोड़ करना सीखेंगे, फिर बाकी करना, फिर गुणा करना, फिर भाग करना, तो एक दूसरे काम आएगा, है ना। एक नहीं आएगा तब तक दूसरा हम कर नहीं सकते। जब तक हमें वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, शब्द नहीं लिख सकते, शब्दों का ज्ञान नहीं है, वाक्य नहीं बना सकते, वाक्यों का नहीं रचना नहीं कर सकते, तो क्रमशः अपने को प्रभावित करता है, उसको लंबवत बोलते हैं। पार्श्विक का मतलब हमारा शरीर 2 पार्ट में है, दाएं और बाएं के रूप में। दाएं अंग का कोई भी प्रभाव जब बाएं अंग पर नहीं जाए उसको हम बोलते हैं पार्श्विक अधिगम अंतरण, और दाएं अंग का प्रभाव बाएं पे चला जाए उसको क्या बोलते हैं, द्विपार्श्विक। जैसे दाएं हाथ में चोट लगने का दर्द बाएं में नहीं होता तो पार्श्विक है, लेकिन दाएं हाथ से लिखने वाला इमरजेंसी में बाएं से भी लिख सकता है, तो वो कौन सा है, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण है। नेक्स्ट है समरूप तत्व अंतरण, थॉर्नडाइक ने दिया। देखो अधिगम अंतरण के कुछ सिद्धांत हैं और अक्सर परीक्षा में सिद्धांत देने वालों के नाम पूछते हैं। तो समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत में कहा था कि पहली परिस्थिति में और दूसरी परिस्थिति में तत्व समान होते हैं तो अधिगम अंतरण ज्यादा मात्रा में होता है। द्विकारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन का ये कहना है कि हम अधिगम अंतरण जब करते हैं तो पहले एक किसी कारक से तो हम सीखते हैं, जैसे सीखने के लिए हमारा कारक होता है एस कारक, और दूसरा कारक होता है जी कारक जिससे हम उपयोग में लाते हैं। इसका मतलब विशिष्ट कारक सीखने में और सामान्य कारक उपयोग में लाने में योगदान देता, तो 2 कारकों का योगदान हो गया अधिगम अंतरण में। इस तरह का विचार इन्होंने दिया। समग्रता का अधिगम अंतरण सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया। कोहलर का ये कहना है कि जब व्यक्ति को ज्ञान समग्र रूप से पता होता है, पूर्ण रूप से पता होता है, तभी उसमें सूझ पैदा होती है और वो सूझ आगे की परिस्थिति में काम करने में योगदान देती है। इसलिए इसको समग्रता के सिद्धांत को हम सूझ के आधार पर अधिगम अंतरण भी कह सकते हैं। गेस्टाल्टवादियों का ये विचार है। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत ये बागले ने दिया था। बागले का ये कहना है कि एक व्यक्ति में बहुत सारे मूल्य या गुण हो सकते हैं, लेकिन सबका अंतरण संभव नहीं है। जो उसकी पहचान होते हैं, जो उसके विशिष्ट मूल्य होते हैं, उन्हीं का अंतरण हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए गणित के शिक्षक बन रहे हैं आगे जाकर के, तो बच्चों का आप गणित पढ़ाएंगे तो ही बच्चे पढ़ेंगे। आप उनको गणित की जगह हिंदी पढ़ाओगे तो वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपकी पहचान है उसी को आप अंतरित कर सकते हैं। इस तरह का विचार इसमें दिया गया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है ये दिया गया था चार्ल्स जुड़ के द्वारा। इनका ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक व्यवहार के साथ में सामान्य हो जाता है तो उस व्यवहार को आसानी से नवीन परिस्थिति में कर सकता है, लेकिन जब सामान्य नहीं होता तो वो नहीं कर सकता। जैसे एक शिक्षक नियमित रूप से हिंदी पढ़ाता है और हिंदी पढ़ाने में बहुत माहिर है, कहीं भी हिंदी पढ़ा लेगा, लेकिन उसको अचानक से संस्कृत पढ़ाने के लिए दे दिया जाएगा तो नहीं पढ़ा पाएगा, घबरा जाएगा, क्योंकि वर्णमाला एक जैसी हो सकती है, इबारत एक जैसी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दोनों में कॉमन नहीं होती, अलग अलग होती है। हिंदी में जो है 2 ही वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो वहाँ पर उसके सामने कठिनाइयाँ पैदा हो जाएगी। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत कहता है कि एक परिस्थिति में व्यक्ति जितना सामान्य हो जाता है वह व्यक्ति दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से किसी कार्य को कर पाता, अन्यथा दूसरी परिस्थिति में कार्य करना उसके लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता और कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ही अधिगम का अंतरण है। कॉल्सनिक नामक विद्वान ने ये विचार दिया दोस्तों, जो हम अधिगम अंतरण की अब तक बात कर रहे थे उसके बारे में कॉल्सनिक ने कहा कि हम पहली परिस्थिति में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, जो अभियोग्यता अर्जित करते हैं, किसी प्रकार की खास योग्यता हम प्राप्त करते हैं,
और फिर उसमें कुशलता प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद में फिर आपने जो है ट्रेनिंग लेकर के योग्यता बनाई शिक्षक बनने की, और अब जब पढ़ाना शुरू करोगे तो पहले दिन आप कमज़ोर पढ़ाओगे, लेकिन जब पढ़ाते पढ़ाते आपको कुछ समय गुजर जाएगा, कुछ साल गुजर जाएंगे, तो आप में कुशलता बढ़ जाएगी। अब आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो योग्यता प्राप्त की, जो कुशलता प्राप्त की, उसका दूसरी जगह पे जब उपयोग करोगे तो वही आपके अधिगम का क्या है, अंतरण है। यानी अधिगम अंतरण हमारी योग्यता, ज्ञान या कौशल या अभियोग्यताओं का आगे की परिस्थितियों में उपयोग होता है। दुनिया में पहला और सबसे बड़ा अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। दोस्तों अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हम पढ़ते हैं, लेकिन ये याद रहे पहला सबसे बड़ा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, जो अमेरिकी विद्वान थे, हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, और उसी के माध्यम से इन्होंने अपने सिद्धांत को भी जारी किया। दोस्तों इन्होंने पहली बार 1898 ईस्वी के अंदर अधिगम का विचार दिया था, जब इन्होंने अपना एक शोध पत्र लिखा था एनिमल इंटेलिजेंस। इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का विचार दिया था, जो इनके सिद्धांत का मूल नाम है। हालांकि आज हम इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का भी कहते हैं, बंध का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, लेकिन मूल रूप से इनके सिद्धांत को इन्होंने क्या नाम दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का। दोस्तों यही वो विद्वान हैं जिन्होंने 1913 ईस्वी में अपने सिद्धांत को और प्रमाणिक रूप से देने के लिए भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, और भूखी बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद में इन्होंने सीखने के नियम दिए थे। तो सीखने के नियम देने का श्रेय भी किसको जाता है, थॉर्नडाइक को ही जाता है। दोस्तों यहाँ पर फिर देखिए कुछ खास बात है, सबसे पहले और सबसे अधिक प्रकार के जंतुओं पर प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है, थॉर्नडाइक। दुनिया में सबसे पहले जंतुओं पर प्रयोग किसने किया, थॉर्नडाइक ने। ध्यान रहे थॉर्नडाइक मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक थे, इसीलिए इन्होंने पशुओं पर काम किया, लेकिन बाद में इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक लिख करके शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम रखा, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी ये कहलाए, ठीक है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। इनकी चर्चित पुस्तक जिससे ये शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बने वो कौन सी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका चर्चित प्रयोग भले भूखी बिल्ली पर है, बल्कि उसके अलावा भी इनके द्वारा कई प्रयोग किए गए, जिसमें खास तौर पर इतने जंतुओं पर इन्होंने प्रयोग किए जितने जंतुओं पर दूसरे किसी विद्वान ने नहीं किए। इसीलिए तो यहाँ लिखा है कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जंतुओं पर प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है, थॉर्नडाइक को जाता है, जो अमेरिकी विद्वान थे और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और प्रकार्यवाद संप्रदाय से जुड़े हुए थे। दोस्तों 1904 में रूस के शरीर क्रिया शास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे पावलोव, जिन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। दरअसल पावलोव जो थे मूलतः रूस के विद्वान थे। इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया को समझने के लिए और उसको समझाने के लिए अपना प्रयोग किया था कुत्ते की लार ग्रंथि पर। हालांकि इनका प्रयोग जो था ना वो चिकित्सा के क्षेत्र में था, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने प्रयोग किया था, और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग करते हुए इन्होंने जो चमत्कार दिखाया उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। आपको पूछा जा सकता है कि इनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला, शिक्षा शास्त्र के लिए मिला या विधि के लिए मिला या मनोविज्ञान के लिए मिला या चिकित्सा के, तो आंसर हमारा क्या होना है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला था। याद रखिए इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, लेस्टर एंडरसन को जाता है। लेस्टर एंडरसन एक शिक्षाविद थे जिन्होंने इनके सिद्धांत को उपयोगी माना शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया। नेक्स्ट देखिए, पावलोव के अनुसार जब भी कोई प्राणी किसी कंडीशनड स्टिमुलस के साथ अनुकूलित हो जाता है तो संबंध प्रत्यावर्तन के कारण कार्य करने में सरलता पैदा हो जाती है। देखो यहाँ पर दो तरह के स्टिमुलस होते हैं, एक होता है यूसीएस और एक होता सीएस। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक, जो हमारे ऊपर स्वाभाविक प्रभाव डालता है। जैसे भोजन को देखते ही भूख का लगना सबके लिए एक प्रकार का प्रभाव है। लेकिन एक व्यक्ति शराबी है, वो शराब की दुकान को देख करके प्रभावित होगा, लेकिन सब नहीं होंगे, सब नहीं होंगे। वो अस्वाभाविक उद्दीपक है। कौन सा है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, क्योंकि सबके लिए वो जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो अपने किसी प्रयोग के द्वारा किसी प्रकार के किसी प्राणी को किसी विशेष उद्दीपक के साथ में अनुकूलित कर दे, जैसे कि पावलोव ने किया। पावलोव ने भोजन और घंटी इन दोनों को इस प्रकार से प्रेषित किया कि पहले घंटी बजाई और उसके तत्काल बाद भोजन दिया। जो कुत्ता भोजन को देखकर लार टपका रहा था
वो धीरे धीरे घंटी की आवाज़ के साथ में अनुकूलित हो गया। उसको लगने लगा कि घंटी बजने पर ही भोजन मिलता है। ऐसी स्थिति में वो घंटी की आवाज़ से लार टपकाने लगा। इसका मतलब जो लार पहले किससे आ रही थी, भोजन से आ रही थी, वो लार किससे आने लगी, घंटी से आने लगी। मतलब यूसीएस की जगह किससे आने लगी, वो सीएस से आने लगी। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं संबंध प्रत्यावर्तन। क्या बोलते हैं इसको, जो संबंध भोजन से था वो किससे बन गया, घंटी से। और ऐसा होने से व्यक्ति आदतन हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है और कार्य करने में क्या आती है, सरलता पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। रायबर्न का ये विचार पावलोव के सिद्धांत द्वारा ही प्रमाणित होता। बिल्कुल रायबर्न ने ये विचार दिया दोस्तों, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया। जैसे जैसे व्यक्ति आदत बना रहा है इसका मतलब वो किसी व्यवहार को सीख रहा है। अब यहाँ पर पावलोव का जो सिद्धांत है वो इसको कैसे प्रमाणित करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, पावलोव जो थे दोस्तों, इन पावलोव ने क्या किया था, पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया के ऊपर विचार करते हुए, किस पर विचार करते हुए, अनुकूलित अनुक्रिया पर विचार करते हुए कार्य किया था। और खास तौर पर इनके द्वारा क्या कार्य किया गया था, कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग करते हुए कुत्ते को इन्होंने किसके साथ में, घंटी की आवाज़ के साथ में अनुकूलित कर दिया था। और घंटी की आवाज़ के साथ अनुकूलित करने से वो घंटी की आवाज़ सुनकर के भी लार टपकाने लगा था। इसी प्रकार से हम भी कई ऐसे कार्य होते हैं जिन कार्यों को करने में पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करते हैं, लेकिन जब बार बार उस काम को करते हैं तो उसके साथ अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पहली बार बाइक चलाता है, तो बाइक चलाता उसको डर लगता है, वो गिर जाएगा, भीड़ भाड़ में किसी के लग जाएगी, तो वो अकेले में जाकर चलाना सीखता है। उस समय सीखता है जब भीड़ भाड़ नहीं हो, लेकिन जब उसको चलाना आ जाता है उसके साथ वो अनुकूलित हो जाता है तो फर्राटे से भीड़ भाड़ में भी चलाना शुरू कर देता है। इसका मतलब बाइक चलाने में पहले उसकी आदत नहीं थी तो ठीक से नहीं चला पा रहा था, जब आदत हो गई तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया, बाइक चलाना सीख लिया। तो आदतों का निर्माण जो होता है वो सीखने में योगदान देता है। कोई भी प्राणी अधिगम उस स्थिति में अधिक कर पाता है जब वह स्वयं करके सीखता है। ये विचार जॉन डीवी के हैं। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत इन्होंने दिया। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, जॉन डीवी अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इनके ऊपर प्रभाव आया था किसका, विलियम जेम्स का। इसलिए विलियम जेम्स के प्रकार्यवादी संप्रदाय के सदस्य बन गए थे और प्रकार्यवादी संप्रदाय को आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। किन्होंने, जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी ने ही दोस्तों पहली बार लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया था और कहा था कि यदि एक बालक खुद करके सीखने का प्रयास करता है तो वो मैक्सिमम सीखता है। किसी भी बालक के अधिकतम सीखने के लिए खुद को प्रयास करना जरूरी है। आप भी जब खुद कार्य करके सीखते हो तो निश्चित रूप से ज़्यादा सीखते होंगे। कोई दूसरा आपको सुना रहा है और फिर आप काम नहीं कर रहे हो उस पर, तो उसमें कम सीखते होंगे। तो सीखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, जो एक शानदार तरीका हो सकता है, जिसका विचार पहली बार फ्रोबेल ने दिया था, ध्यान रखना। इसको सिद्धांत के रूप में जॉन डीवी ने दिया, पर पहली बार विचार किसने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था। ये विचार अपने आप में खास है। फ्रोबेल के विचार के कारण ही कहा जाता है, फ्रोबेल ने खेल विधि के माध्यम से बालकों को सिखाना शुरू किया। किंडरगार्टन उनके द्वारा दी गई एक शिक्षा प्रणाली थी जिसमें खेल खेल में बालकों को सिखाने का वो प्रयास करते थे। यहाँ पर बात है नेक्स्ट, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद। देखो व्यवहारवाद तो हमने खूब पढ़ा है, जो जेपी वाटसन के द्वारा दिया गया 1913 ईस्वी में, लेकिन एक है उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद। उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद की विचारधारा देने का श्रेय जाता है दोस्तों टॉलमैन को। अमेरिकी विद्वान थे, इन्होंने एक अपना प्रयोग किया था। उस प्रयोग में इन्होंने एक भूल भुलैया के माध्यम से कुछ चूहों के दलों पर प्रयोग किया और अंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला कि कोई भी प्राणी हो, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, किसी कार्य को जब करते हैं या किसी व्यवहार को करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि उस व्यवहार को वो कर क्यों रहा है। बिना उद्देश्य के हम कोई काम नहीं करते हैं। आज आप पढ़ भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, तो इसलिए सुन रहे हैं कि आपका एक उद्देश्य है परीक्षा में पास होने का। अगर ये उद्देश्य नहीं होता तो आप मुझे नहीं सुनते, नहीं मुझे देखते। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्राणी किसी भी व्यवहार को करता तो किसी उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में ही करता है। इसीलिए इन्होंने एक नया विचार दिया उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का। तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के जनक कौन है, टॉलमैन है। टॉलमैन ने अपने प्रयोग के माध्यम से एक तो चिन्ह सिद्धांत दिया था और एक अव्यक्त अधिगम सिद्धांत दिया था। चिन्ह सिद्धांत का मतलब इन्होंने कहा था कि हम जब भी किसी चीज़ को स्मरण करते हैं या याद रखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उस विषय वस्तु से संबंधित एक मानसिक मानचित्रण बना लेते हैं और उस मानसिक मानचित्रण में कुछ साइन बना लेते हैं, कुछ चिन्ह बना लेते हैं, जिससे वो चीज़ें हमें याद रहती है। इसी प्रकार से इन्होंने अव्यक्त अधिगम का विचार दिया था, लेटेंट लर्निंग का विचार दिया था।
जिसमें इन्होंने कहा था कि कई बार एक व्यक्ति को अधिगम तो हो जाता है, वो सीख तो जाता है, लेकिन सीखे हुए व्यवहार को वो प्रकट नहीं करता है। सीखे हुए व्यवहार को क्या नहीं करता, वो प्रकट नहीं करता। वो प्रकट नहीं करना अव्यक्त अधिगम है। जब कोई प्राणी सीखने के बाद भी प्रकट नहीं करे, आपको कोई चीज़ पता है लेकिन आप बता नहीं रहे, इसका मतलब वो क्या आपका अव्यक्त अधिगम है। उसका विचार इन्होंने दिया था और इसलिए कहा था कि कोई भी व्यक्ति उसको व्यक्त कब करता, जब उसका उद्देश्य पूरा हो। उद्देश्य पूरा नहीं होता तो उसको व्यक्त नहीं करता। इस तरह का विचार इन्होंने दिया। दोस्तों खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा सिद्धांत है मनोविज्ञान में जो 2 श्रेणियों में आता है। कितने श्रेणियों में आता है? 2 श्रेणियों में। हमारे अधिगम के सिद्धांतों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक व्यवहारवाद के सिद्धांत जिसमें थॉर्नडाइक का आता है, पावलोव का आता है, स्किनर का आता है, हल का आता है और एडविन गुथरी का सिद्धांत आता है। दूसरे संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत जिसमें गेस्टाल्टवाद आता है, कुर्ट लेविन का सिद्धांत आता है, इसी प्रकार से बांडुरा का सिद्धांत आता है और टॉलमैन का सिद्धांत आता है। लेकिन टॉलमैन का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसको आप व्यवहारवाद में भी रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने व्यवहारवाद की विचारधारा को भी माना है। यहाँ पर अगर दोनों सिद्धांतों के नाम के आधार पर देखें दोस्तों, तो जब हम बात करते हैं चिन्ह सिद्धांत की तो ये होता है संज्ञानात्मक, क्योंकि चिन्ह हम मस्तिष्क में बनाते हैं, मानसिक है ये, तो संज्ञानात्मक होगा। और अव्यक्त का मतलब ये होगा हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से। इसलिए ध्यान रहे, जब इनको साइन थ्योरी कहते हैं तो संज्ञानवाद का है, और जब इसको लेटेंट लर्निंग कहते हैं तो व्यवहारवाद का है। नेक्स्ट है C.L. हल का सिद्धांत नपे तुले शब्दों का सिद्धांत है। कहने वाले विद्वान लेस्टर एंडरसन थे, जबकि इसको श्रेष्ठ सिद्धांत स्किनर ने बताया। देखो C.L. हल ने अपना सिद्धांत दिया था आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। क्या दिया था? आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। इसको हम जो है पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि रेनफोर्समेंट थ्योरी भी इसको कहते हैं, प्रोत्साहन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने बहुत कम शब्दों में विचार दिए। इन्होंने कई तरह के प्रयोग किए, चूहों पर भी किए, बिल्ली पे भी किए, लेकिन अंतिम रूप से सिद्धांत देते हुए बस 2 टूक में कहा कि कोई भी प्राणी उसी कार्य को करता है जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकता पूरी होती है। कोई भी प्राणी किस कार्य को करेगा? जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकता पूरी हो। और दूसरे नंबर पर इन्होंने विचार दिया कि जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करता है जिस कार्य को करने से आवश्यकता पूर्ति होती है, तो वो आवश्यकता पूर्ति उसके लिए प्रोत्साहन के रूप में होती है, और उस प्रोत्साहन के कारण वो बार बार उस काम को करता है। अगर प्रोत्साहन नहीं मिले तो उस काम को वो नहीं करता है। बस इतने से कम शब्दों में सिद्धांत दिया। तभी तो लेस्टर एंडरसन ने कहा था कि इनका सिद्धांत भी वैसे तो थॉर्नडाइक की श्रेणी का ही सिद्धांत है, जितना बड़ा थॉर्नडाइक का सिद्धांत उसी श्रेणी का ही सिद्धांत है, लेकिन इन्होंने अपना सिद्धांत किसमें दिया है? नपे तुले शब्दों में दिया है। और स्किनर ने कहा था ये सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। कौन सा? शास्त्रीय की श्रेणी के सिद्धांतों में। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार रिक्त प्राणी उपागम से अभिप्राय क्या है? देखो रिक्त प्राणी उपागम, स्किनर ने बहुत सारे विचार दिए, उन्होंने जो है विचार दिए, उनमें रिक्त प्राणी उपागम भी है, सेपिंग भी उनका एक विचार है, पुनर्बलन की श्रृंखला भी उन्होंने एक दी है, अभिक्रमित अनुदेशन का विचार भी उन्होंने दिया है। हाँ, इसके अलावा टोकन इकोनॉमी का विचार भी उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ खास जो बिंदु हमारे पास है वो क्या है? रिक्त प्राणी उपागम। रिक्त प्राणी उपागम क्या होता है? छोटे बालक बिना किसी कारण से उछल कूद करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कभी सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, कभी उतरेंगे, कभी दौड़ेंगे, कभी चारपाई पे खड़े होकर उछलेंगे, कभी चेयर से टेबल पे, टेबल से चेयर पे आएंगे। ये सब गतिविधियां जो होती है ना, इन इससे बोलते हैं रिक्त प्राणी उपागम, मतलब बिना उद्देश्य के इस तरह का वो व्यवहार करते हैं। लेकिन ये करते रहना चाहिए, ये करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से उनमें किसका? शारीरिक और मानसिक विकास का एक सकारात्मक पक्ष जो है बनता है, यानी कि शारीरिक मानसिक विकास को बल मिलता है। इसलिए इस प्रकार के व्यवहार को स्किनर ने गलत नहीं माना, बल्कि रिक्त प्राणी उपागम का है, इसको एक तरीका माना है किसका? विकास का। नेक्स्ट है बालक में वांछनीय व्यवहार पैदा करना और अवांछनीय व्यवहार पैदा करना। अब ये 2 चीजें हैं। वांछनीय व्यवहार पैदा करेंगे तो अवांछनीय व्यवहार को क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। जब हम अच्छा व्यवहार, वांछनीय का मतलब जो जरूरी है वो व्यवहार बालक में पैदा करते हैं, और जो जरूरी नहीं है गलत व्यवहार बालक में उसको दूर करते हैं, उससे हम बालक के व्यक्तित्व को एक आकार देते हैं। बालक के व्यक्तित्व क्या देते हैं? एक आकार देते हैं। इसलिए यहाँ पर उसके लिए इन्होंने शेपिंग शब्द का उपयोग किया है, अर्थात बालक के व्यवहार को एक आकार देना होता है, यानी सही व्यवहार प्रकट करना और गलत व्यवहार बालक के व्यवहार से हटाना ही क्या है? शेपिंग है। और ये भी विचार किसका दोस्तों? स्किनर का ही विचार है। नेक्स्ट है अल्बर्ट बांडुरा ने मॉडलिंग लर्निंग का सिद्धांत दिया। इसमें सीखने के 4 सोपान इन्होंने बताए।
अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने कहा है सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम। इनके द्वारा जो विचार दिया गया उसमें इन्होंने कहा कि एक बालक सामाजिक वातावरण में जैसा देखता है वैसा सीखता है, इसीलिए उसको प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं। लेकिन वो उसी को देखता है जो उसको पसंद आता है और वही सीखता है, इसलिए इसको मॉडलिंग लर्निंग कहते हैं। लेकिन मॉडलिंग लर्निंग में इन्होंने 4 सोपान बताए हैं। सबसे पहले नंबर पर अवधान। इन्होंने कहा कि एक बालक जो होता है वो सीखने के लिए, एक बालक सीखने के लिए क्या करता है, सबसे पहले सीखने के लिए किसी विशेष प्रकार के मॉडल पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यदि मॉडल आकर्षक है तो वो उस पर ध्यान केंद्रित करेगा, मॉडल आकर्षक नहीं है तो ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। तो अवधान तब होगा जब मॉडल आकर्षित करने वाला होगा। जब आकर्षित करता है तो व्यक्ति उसको सीखता है, जब सीखता है तो जरूरत पड़ने पर उसको पुनः प्रकट भी करता है, और जब पुनः प्रकट करता है तब उसको प्रोत्साहन मिले, रेनफोर्समेंट मिले, तो निश्चित रूप से उस व्यवहार को बार बार करता है। और जब बार बार करता है तो एक दिन ऐसा आता है कि उस व्यवहार को बहुत अच्छे से सीख जाता है। यहाँ पर इन्होंने मॉडलिंग लर्निंग में उन कार्यों के बारे में बताया जिनको बालक देख करके सीखता है, जैसे स्नान करना है, भोजन करना है, पढ़ना है, लिखना है, इसके अलावा खेलना है, साइकिल चलाना है, बाल बनाना है, टाई बांधना है, कपड़े पहनना है। ये सारे काम क्या है, बालक देख करके सीखता है, इसलिए इनको इन्होंने क्या कहा, मॉडलिंग लर्निंग के द्वारा सीखना माना है। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। अल्बर्ट बांडुरा ने पुनर्बलन 2 प्रकार का बताया। एक इन्होंने बताया आत्म पुनर्बलन, जब व्यक्ति स्वयं से प्रभावित हो, जब व्यक्ति स्वयं से मोटिवेट हो, उसको बोलते हैं आत्म पुनर्बलन, जो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। दूसरा इन्होंने बताया स्थानापन्न पुनर्बलन, जब व्यक्ति अपने मॉडल को देख करके, अपने मॉडल के कार्यों को देखकर उससे प्रभावित होकर के कोई व्यवहार करे तो वो क्या होता है, स्थानापन्न पुनर्बलन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई मॉडल अच्छा काम करे और कोई व्यक्ति उसको देखे अपने आदर्श को, वो सोचे कि मैं भी ऐसा ही काम करूं जिससे कि मुझे भी इसी तरह से सम्मान मिले, कोई इनाम मिले, तो वो स्थानापन्न पुनर्बलन होता है। लेकिन दोस्तों ये करना तय है या नहीं है, ये संभावित कम होता है। आदमी सोच तो सकता है कि मैं भी ऐसा बनूंगा, कई लोग कहते हैं ना मैं भी ऐसा बनूंगा, लेकिन वो बनेगा या नहीं बनेगा बात की बात है। लेकिन अगर आत्म प्रेरित है, खुद से प्रेरित है, तो निश्चित रूप से वो उस कार्य को करता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा कौन सा है, आत्म पुनर्बलन है। नेक्स्ट है सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम या प्रेक्षणात्मक अधिगम से मतलब है बालक जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। देखो अल्बर्ट बांडुरा ने कहा कि बालक को एक अच्छा वातावरण दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा वो देखता है वैसा ही सीखता है। इन्होंने एक बेबी डॉल के ऊपर अपना प्रयोग किया था, और उस प्रयोग को करने के बाद में, उस प्रयोग में एक फिल्म बना करके बच्चों को दिखाने के बाद में इन्होंने पाया था कि बच्चों ने जैसा फिल्म में देखा वैसा ही वास्तविक जीवन में भी उसका प्रयोग किया। इसका मतलब वो जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, अर्थात बालक वही वातावरण प्राप्त करे जिससे अच्छा सीखे, यानी बालक को वही वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे वो क्या करे, सही सीखे। ये एक ऐसा सिद्धांत है दोस्तों जो अभिभावक के लिए है, ये अभिभावकों के लिए है, ये माता पिता के लिए है, और ये सिद्धांत जो है शिक्षकों के लिए है, जो ये कहता है कि आप जो है बालकों को सही वातावरण प्रदान करें। अगर आपने बालकों को सही वातावरण प्रदान नहीं किया तो बालक गलत भी सीख सकता है। इसलिए ये वातावरण से सीखने को प्रधानता या बल देने वाला सिद्धांत है। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद के अनुसार। गेस्टाल्टवाद जो है इसकी विचारधारा दी थी मैक्स वर्दीमर ने। मैक्स वर्दीमर जो थे ये इसके विचारक थे। इसके बाद में इनसे जुड़े हुए लोगों में जो है कई लोग थे, जैसे कोहलर इनसे जुड़े हुए थे जिन्होंने प्रयोग के द्वारा अपने विचारों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। कुर्ट कोफका इनसे जुड़े हुए थे, और कुर्ट लेविन जो थे वो भी इनके सहयोगी थे। ऑलपोर्ट ने भी इनकी विचारधारा का समर्थन किया था। तो ये सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, खास बात ये है कि गेस्टाल्टवाद के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रमशः पूर्व ज्ञान, सूझ, आहा अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन, ये क्या होता अपने आप में अधिगम होता है। यानी कि गेस्टाल्टवाद ये कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति के पास में जो पूर्व ज्ञान होता है, उस पूर्व ज्ञान के कारण उसमें सूझ पैदा होती है, और जो सूझ पैदा होती है उस सूझ के कारण वो कोई नया अनुभव प्राप्त करता है, उसी से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है जिससे अधिगम होता है। कई बार ये परीक्षा में आ चुका है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखने की प्रोसेस क्या, प्रक्रिया क्या, तो ध्यान रखिए पूर्व ज्ञान, सूझ, आहा अनुभव, व्यवहार परिवर्तन और अधिगम, इस क्रम में बालक सीखता है। नेक्स्ट है सूझ का सिद्धांत देने में मैक्स वर्दीमर
कोहलर, कोफ्का का योगदान है। कैसे योगदान है? मैक्स वर्दीमर ने सबसे पहले अपना विचार दिया था। मैक्स वर्दीमर ने सबसे पहले क्या दिया था? अपना विचार दिया था। उस विचार को इन्होंने कहा था कि कोई भी प्राणी जो है प्रयास और त्रुटि से नहीं सीखता, बल्कि वो सूझ से सीखता है। इसको ये प्रमाणित नहीं कर पाए। तब जो है कोहलर के द्वारा किया गया प्रयोग था वन मानुस पर, सुल्तान नामक वन मानुस पर। उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने पुस्तक लिखी चिंपैंजी की मानसिकता। उस पुस्तक का उपयोग किया किसने? कोफ्का ने। और कोफ्का ने जो है 1925 में इसको प्रकाशित किया। इस प्रकार इन 3 लोगों का योगदान है गेस्टाल्टवाद के इस सिद्धांत में। लेकिन इस सिद्धांत की एक खास बात है, इस सिद्धांत में कहा गया कि मनुष्य पहले पूर्णाकार को देखता है, फिर उसके बाद में आंशिक भाग को सीखता है। इसीलिए ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत से एक सूत्र बनता है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र जो काम में लेते हैं वो इसी सिद्धांत के आधार पर लिया जाता है, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट है, कोई भी प्राणी नवीन अधिगम उस स्थिति में, कोई भी प्राणी नवीन अधिगम उस स्थिति में कर पाता है जब वह किसी पुराने अनुभव से किसी सूझ को प्राप्त कर पाता है, तथा समस्या का समाधान तब मिलता है जब समस्या पूर्णाकार में होती है। ये भी गेस्टाल्टवादियों का विचार है। गेस्टाल्टवादियों का कहना है कि जब तक व्यक्ति के पास में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक उसमें सूझ पैदा नहीं होगी। जब तक सूझ पैदा नहीं होगी तब तक वो किसी भी स्थिति में किसी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर आपको जो है आधी अधूरी कोई बात कह दी जाए और फिर उसको कंप्लीट किसी नवीन परिस्थिति में उपयोग में लाने के लिए दिया जाए तो आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर सकते। यूँ समझ लीजिए, आपको जो है गैस चूल्हा दे दिया जाए, आपको जो है खाना बनाने के लिए जो भी सामग्री आवश्यक वो सारी दे दी जाए, यानी A to Z चीज़ें आपके पास रख दी जाए, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए आपके पास में माचिस नहीं है, लाइटर नहीं है, तो चूल्हा नहीं जलेगा, मतलब खाना नहीं बनेगा। सब कुछ होने के बाद भी वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जिस काम को आपको पूरा करना, तो अधूरी कोई भी चीज़ होती है ना, थोड़ी सी भी, तो वो पूर्णता तक नहीं जा सकती। ये विचारधारा किनके द्वारा दी गई? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दी गई। तो कोई भी अधूरा ज्ञान जो है न तो आगे काम में आता और न ही किसी समस्या के समाधान के लिए उपयोग में आता। इसलिए क्या होना चाहिए? पूर्णाकार में ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, वातावरण, लिंग, आयु, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, बुद्धि, विषय वस्तु की प्रकृति, सीखने का समय, रुचि, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। कई बार प्रश्न आता परीक्षा में, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिए, वातावरण परिवार का है, समाज का है, विद्यालय का है, ये बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। लिंग भी प्रभावित करता है, कुछ कार्य बालिकाओं के श्रेष्ठ होते हैं, कुछ बालकों के श्रेष्ठ होते हैं। आयु भी, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी व्यक्ति ज़्यादा सीखता है, कम आयु में व्यक्ति कम सीखता है। जिसमें जल्दी परिपक्वता आती है वो जल्दी सीखता है, जिसमें धीमे आती है वो धीमे सीखता है। अभिप्रेरणा जितनी ज़्यादा होगी अधिगम उतना ही अधिक होगा। स्किनर ने कहा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। इसका मतलब अभिप्रेरणा सीखने के लिए, अधिगम के लिए बहुत आवश्यक है। बुद्धि, जिस व्यक्ति में बुद्धि कम है, बुद्धि लब्धि कम है तो कम सीखेगा, बुद्धि लब्धि ज़्यादा तो ज़्यादा सीखेगा। विषय वस्तु की प्रकृति जो होती है वो भी योगदान देती है सीखने कम और ज़्यादा में। अगर विषय वस्तु की प्रकृति जटिल है, जैसे गणित जैसा विषय, तो व्यक्ति कम सीखेगा। जिसकी प्रकृति सरल है उसको व्यक्ति ज़्यादा सीखेगा। तो कम और अधिक सीखने के अंदर भी जो है विषय वस्तु की प्रकृति का योगदान रहता है। सीखने का टाइम क्या है, आप कब सीख रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से अधिगम को प्रभावित करता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आती है हम कम समय में चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं। परीक्षाएं दूर होती है तो हमारे मन में भाव ज़्यादा सीखने का नहीं होता, तो हम कम सीख पाते हैं। तो सीखने का समय भी प्रभावित करता है। रुचि, रुचि अगर सीखने में है तो आप ज़्यादा सीखेंगे, रुचि नहीं है तो नहीं सीखेंगे। क्योंकि रुचि जब व्यक्ति में होती है तो उसमें ध्यान बढ़ जाता है, क्योंकि रुचि और अवधान एक सिक्के के दो पहलू हैं। जितना ध्यान आपका बढ़ेगा, जितना आप में अटेंशन पैदा होगा, उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। तो रुचि जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सक्रिय अनुबंध, साधनात्मक अनुबंध स्किनर की विचारधारा से संबंधित है। देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर, प्रश्न आ जाएगा आपके प्राचीन अनुबंध, प्राचीन अनुबंध, परंपरागत अनुबंध, परंपरागत अनुबंध, इसके बाद में जो है शास्त्रीय अनुबंध। ये तीन ऐसे शब्द हैं जो आ जाएं और फिर उसके बाद में इनमें से कोई एक देकर ये पूछ ले कि कौन सा अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर ये बात जानना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि साधनात्मक अनुबंध, सक्रिय अनुबंध और नैमित्तिक अनुबंध, एक और है नैमित्तिक अनुबंध। ये अगर अनुबंध की बात आ रही है
तो दोस्तों ये किसकी विचारधारा है? स्किनर की। ये वर्तमान को लेकर बात करते हैं, जबकि पुरानी बात के ऊपर, पुराने व्यवहार के ऊपर सिद्धांत बना हुआ किसका? पावलोव का। तो ये प्राचीन अनुबंध है, परंपरागत अनुबंध है किसका? पावलोव का। तो ये पहचान आप में डेवलप करनी है कि कौन सा पावलोव का विचार है, कौन सा स्किनर का विचार है, किस आधार पर कौन सी विचारधारा को हम आगे बढ़ा पाते हैं। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान में स्थापित करने का श्रेय प्रकार्यवादी संप्रदाय को जाता है। बिल्कुल जाता है। हमने एक फैक्ट के अंदर देखा था अभी कि प्रकार्यवादी संप्रदाय जो है किसका? विलियम जेम्स का है। और विलियम जेम्स के संप्रदाय के अंदर हमने देखा था, बहुत सारे विद्वानों के बारे में हमने चर्चा भी की थी। इसी संप्रदाय में जो है बाल मनोविज्ञान है, इसी संप्रदाय के द्वारा अधिगम की विचारधारा है, इसी संप्रदाय के द्वारा बुद्धि की विचारधारा है, व्यक्तिगत विभिन्नता की विचारधारा है। ये सारी विचारधाराएं इससे पैदा हुई थी। हमने उसमें देखा पिछले फैक्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकार्यवादी संप्रदाय एक बहुत बड़ी देन है किसमें? मनोविज्ञान में, जो बाल मनोविज्ञान की विचारधारा को लेकर के आया है। विलियम जेम्स, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, केटल, वुडवर्थ, ये सब इससे जुड़े हुए थे। बालक का विकास उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ये वुडवर्थ नामक विद्वान ने विचार दिए। दोस्तों क्या हुआ कि सबसे पहले एक विचारधारा शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा बालक का विकास जो होता है वो वंशक्रम से प्रभावित होता है, कुछ ने कहा ये वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी कुछ लोग तो बालक के विकास में वंशक्रम को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, कुछ वातावरण को दे रहे थे। इस विचारधारा में आपस में महत्व देने के चक्कर में एक विवाद शुरू हो गया, प्रकृति पोषण विवाद। क्या शुरू हो गया? प्रकृति पोषण विवाद शुरू हो गया। ये प्रकृति पोषण विवाद की विचारधारा आपको पता हो तो रीट में आ चुका प्रश्न, पिछली बार पूछा गया था, तो ध्यान रहे आपको फिर आ सकता है। प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? ऐसा प्रश्न आया था। तो ये इससे संबंधित था। कुछ कह रहे हैं कि वंशक्रम ज्यादा प्रभाव डालता है, कुछ कहते हैं वातावरण डालता है। लेकिन इस सभी विचारधाराओं को दरकिनार करते हुए, एक तरफ करते हुए, वुडवर्थ ने कहा कि ऐसा नहीं है, वातावरण और वंशक्रम दोनों का बराबर योगदान होता है। और एक सूत्र इन्होंने दे दिया था, विकास इज इक्वल टू वंशक्रम इंटू वातावरण, वंशक्रम इंटू वातावरण। और आपको ध्यान रहे दोस्तों, ये विकास के लिए ये विचारधारा जो दी गई ना वंशक्रम इंटू वातावरण की, ये विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी? वुडवर्थ के द्वारा। और कई बार सीधा सीधा ये भी आ जाता है परीक्षा में, इस तरह का सूत्र देकर पूछ लेते हैं कि कौन सा सही है। इसमें प्लस की जगह कहीं माइनस दे देंगे, कभी वहाँ पर गुणा का चिन्ह है उसकी जगह भाग का दे देंगे, कभी जोड़ का दे देंगे। तो ध्यान रखना आपने को कि गुणनफल की बात कहिए तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस ही आएगा, तभी जाकर के विकास को ये प्रमाणिक रूप से बता पाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है, गेसेल के अनुसार किसी भी बालक में आने वाली परिपक्वता उसके तंत्रिका तंत्र में वृद्धि और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर है। क्या कह रहा है ये गेसेल कि एक बालक जो होती है, उस बालक के अंदर जो परिपक्वता आती है उसके विकास के दौरान, वो किस पर निर्भर होती है? सबसे पहले तो तंत्रिका तंत्र की वृद्धि पर। तंत्रिका तंत्र की वृद्धि जितनी ज़्यादा होगी, परिपक्वता उतनी जल्दी और ज़्यादा आएगी। लेकिन वो प्रभावित रहती है उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से। जिस सामाजिक वातावरण में बालक पलता बढ़ता है, जिस सांस्कृतिक वातावरण में बालक रहता है, उसका उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रहे, गेसेल के ये खास विचार है, महत्वपूर्ण विचार है, जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, गेसेल के अनुसार परिपक्वता आती है, तीनों अलग अलग विकल्प दे देंगे, एक में तंत्र का वृद्धि, एक में सामाजिक वातावरण, एक में सांस्कृतिक वातावरण, चौथे में दे देंगे उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, विकास के दौरान एक बालक दो अलग अलग प्रवृत्तियों में प्रभावपूर्ण तरीके से सामंजस्य कर लेता है, इसको रेसिप्रोकल इंटरवीविंग कहते हैं। ये गेसेल का विचार है दोस्तों। गेसेल का सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तो गेसेल कहते हैं कि कोई भी बालक जब विकास को प्राप्त करता है, डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ता है, तो विकास के दौरान उसमें दो विपरीत प्रवृत्तियां जब भी पैदा हो जाती है, तो खुद बालक अपने स्तर पर उन दोनों जो प्रवृत्तियां हैं उनमें प्रभावपूर्ण तरीके से क्या करता है? सामंजस्य बना लेता है। और प्रभावपूर्ण तरीके से सामंजस्य बनाते हुए वह अपने विकास की गति को बनाए रखता है। इसके लिए इन्होंने किस शब्द का उपयोग किया है? रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, परस्पर सामंजस्य या परस्पर समन्वय स्थापित करने वाली प्रवृत्ति ये बालक में पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन के बारे में इन्होंने क्या विचार दिया है? ये भी गेसेल का विचार है। गेसेल ने कहा कि जब बालक परिपक्वता की दिशा में आगे बढ़ता है, और परिपक्वता की दिशा में आगे बढ़ने का मतलब विकास कर रहा होता है,
तो जब वो छोटी आयु में होता है यानी 4 मास से भी छोटा होता है, तब भी वो क्या करता है, अपने लिए खुद के लिए क्या करता है, आत्म विनियमन कर लेता है। आत्म विनियमन का मतलब है सेल्फ रेगुलेशन, खुद के लिए खुद नियम बना लेता है। एक निश्चित समय पर सोना खाना ये सब कुछ वो उसकी एक तरह से टाइम टेबल होता है उसका कि मैं इतने बजे सोऊंगा तो उतने बजे सोएगा, इतने बजे जगूंगा तो उतने बजे जगेगा, किस समय उसको भूख लगेगी उसका भी टाइम उसका फिक्स हो जाता है। इस तरह से छोटे बालक व्यवहार को प्रकट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। इसी तरह से देखिए हमारे चारों तरफ फैली हुई वे सभी वस्तुएं जो जन्म से ही हमें प्रभावित करती है वातावरण कहलाती है। जिम्बट नामक विद्वान का विचार है। दोस्तों आप इस बात को लिख सकते हैं कि यदि आप एग्जाम दे रहे हैं रीट का और लेवल फर्स्ट का एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये मान के चलिए या आप लोगों के लिए एक प्रश्न की संजीवनी है। हर बार 3 विचारों में से एक विचार आता है। जिम्बट का विचार कभी कभी आ जाता है, कभी वुडवर्थ का विचार आ जाता है, कभी रोज का विचार आ जाता है। इन तीनों लोगों ने वातावरण या पर्यावरण को लेकर के अपनी परिभाषाएं दी है और तीनों अपने आप में खास है, तीनों महत्वपूर्ण है। तीनों अगर आपको याद है तो एक प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद में देखिए बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। अच्छा ध्यान रखिए यहाँ पर ये विशेष सिद्धांत है। सामान्य सिद्धांत होते हैं ना विकास के सामान्य सिद्धांत, विकास के सामान्य सिद्धांत, विकास के सामान्य जो सिद्धांत होते हैं दोस्तों, उन सामान्य सिद्धांतों के अंदर हम क्या देखते हैं, सामान्य सिद्धांतों के अंदर हम देखते हैं कि विशेष रूप से कोई बालक है, वो बालक विकास को प्राप्त करता है तो उसके विकास में कुछ खास बातें होती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में विकास प्राप्त करे। जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, संबद्धता का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, उचित क्रम का सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत है। ऐसे ही सिद्धांतों में एक सिद्धांत होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का। ये खास तौर पर परीक्षा में क्यों आता है, क्योंकि हम जनरली दूसरे को पढ़ते हैं तो विशिष्ट से सामान्य की ओर पढ़ते हैं। ये पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक के विकास की जब बात करते हैं तो पहले वो सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। सामान्य क्रियाओं का मतलब जैसे करवट बदलना है, बैठना है, घुटनों के बल चलना है, 2 पैरों पे खड़ा होना है, फिर 2 पैरों पर चलना है। 2 पैरों पर चलना मनुष्य की विशिष्टता होती है, वो बाद में उसमें आती है। पहले वो अन्य जंतुओं की तरह 4 पैरों पे ही चलना सीखता है। इसलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर एक विशेष प्रकार का सिद्धांत है बालक के विकास का, जो सामान्य सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। एक क्रमिक विकास क्रम के परिणाम स्वरूप होता है। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया। विकास अपने आप में क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। और ये सतत प्रक्रिया के रूप में क्यों होता है, क्योंकि एक के बाद में दूसरा विकास होता है, एक क्रम होता है विकास का भी। जैसे शैशवावस्था में कोई परिवर्तन होंगे तो फिर बाल्यावस्था में होंगे, बाल्यावस्था में होंगे तो फिर किशोरावस्था में होंगे, उनके परिणाम स्वरूप प्रौढ़ावस्था में होंगे, वृद्धावस्था तक ये क्रम चलता रहता है। इसलिए विकास एक किस में होता है, एक उचित क्रम में या निश्चित क्रम में होता है। जैसे गामक विकास की बात करें तो भाषा का गामक विकास बालक में होता है LSRW के क्रम में। पहले बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। इसी प्रकार से बालक में हड्डियों का विकास हो रहा है तो पहले उसके जन्म के समय 270 हड्डियाँ होती है, फिर उसके बाद में वो 350 हो जाती है बाल्यावस्था में, और फिर वापस प्रौढ़ावस्था आते आते 206 रह जाती है। तो एक निश्चित क्रम है। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी बालक में जन्मते ही 206 हड्डियाँ हो या जन्मते ही 350 हो, ऐसा नहीं होगा। ये एक निश्चित क्रम है बालक का विकास का, तो उसको हम बोलते हैं एक निश्चित क्रम में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में बालक का विकास होता है। नेक्स्ट है, बालक के विकास के दौरान 5 मंडलों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को समझाने का कार्य यूरी फैन ब्रेनर के द्वारा किया गया था। बालक के विकास के दौरान 5 मंडलों में पारिस्थितिकी तंत्र को समझाने का कार्य किसने किया था, ब्रेनर ने किया था। इन्होंने 5 मंडल बताए थे। कौन कौन से मंडल, सबसे पहले नंबर पे लघु मंडल इन्होंने बताया, इन मंडलों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर इन्होंने मध्य मंडल बताया, तीसरे नंबर पर इन्होंने बाह्य मंडल बताया, चौथे नंबर पर इन्होंने बृहद मंडल बताया, और 5वें नंबर पर इन्होंने घटक मंडल बताया। ठीक है ना। तो एक बालक का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उन 4 मंडलों से सीखने के आधार पर होता है। ये किसका मानना है, ब्रेनर का मानना है। लघु मंडल ये होता है
वो मंडल जिसमें बालक के सबसे समीप के लोग आते हैं, परिवार है, उसके जो है पड़ोस के लोग हैं या मित्र मंडली के लोग हैं, विद्यालय के लोग हैं। इसी प्रकार से मध्य मंडल में इनके रिलेशंस आते हैं, आपस में जो संबंध पाए जाते हैं इनमें वो आते हैं। बाह्य मंडल के अंदर वो क्षेत्र आते हैं जिससे बालक डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होता, इनडायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, जैसे उसके माता पिता का कार्यस्थल है, सार्वजनिक स्थल है, इस तरह के। और बृहद मंडल के अंदर संपूर्ण समाज, पूरा गांव, राज्य, देश, जिले, पूरा परिवेश आता है, जहाँ से बालक में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। और घटक मंडल कुछ आकस्मिक होने वाली घटनाएं आती है, ऐसी घटनाएं जिनसे बालक सीखता है, वो घटक मंडल होता है, घटक मंडल के द्वारा बालक सीखता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, ब्रेनर के अनुसार बालक में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास उसके बृहद मंडल से होता है। अभी हम बात कर रहे थे ना, अलग अलग मंडलों से बालक में अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, तो उसका जो बृहद मंडल होता है, बृहद मंडल के अंदर हम बात कर रहे थे उसका समाज आ जाता है, पूरा उसका गांव आ जाता है, ठीक है, उसके बाद में उसका जिला आ जाता है, जिले के बाद में उसका राज्य आ जाता है, उसका देश आ जाता है। और ये समाज, गांव, जिला, राज्य, देश, इसकी अपनी अपनी क्या होती है, संस्कृति होती है, अपने अपने सामाजिक विचारधाराएं होती है, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, उनकी वजह से बालक सीखता है। तो इन्हीं से उसमें कौन से मूल्य पैदा होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य पैदा होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल के ऊपर 100 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, 100 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेके ही हम बात करेंगे। लगभग आधे मनोविज्ञान की बात यहाँ तक हो चुकी है, आधे मनोविज्ञान की बात हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। आज इतना ही हम बात करेंगे, अगले दिन फिर आपको नया वीडियो मिलेगा जिसमें आपको 51 से लेकर के 100 तक के फैक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। उनको जानने के बाद और इनको जानने के बाद मनोविज्ञान का पूरा रिवीजन आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब तक 50 जो हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे उनसे एक बार काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज हुई होगी और कई चीज़ें आपके मस्तिष्क में वापस निश्चित रूप से आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।